नमस्कार। आज हम कर रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान का 7वां लेसन, जो है रेसों से वास्त्र तक। देखिए, जो रेसे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पादप रेसे और एक होते हैं जांतव रेसे। देखिए, जो पादप से प्राप्त होंगे वो कहलाएंगे पादप रेसे, ठीक है, जिनके अंदर हम देखते हैं जूट है, ठीक है, कपास है, पटसन है। ये क्या है? ये पौधों से प्राप्त होने वाले रेसे हैं, तो ये पादप रेसे। लेकिन कुछ रेसे जो हमें किससे मिलते हैं, जंतुओं से, वो जांतव रेसे कहलाते हैं। जैसे ऊन और रेशम, वो क्या है? जांतव रेसे। ये हमें जंतुओं के शरीर पर जो बाल होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं और उनको बाद में अपन तैयार करते हैं। और जैसे रेशम है, वो तो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। यानी रेशम है वो किससे प्राप्त होगा? रेशम कीट के कोकून से। लेकिन ये खाली रेशे प्राप्त होते हैं, उनको हम आगे किस प्रकार से तैयार करते हैं, वस्त्र कैसे बनाते हैं, वो सारी जानकारी हमें इस पाठ से देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जांतव रेशे, ऊन, रेशम। यानी हमें किसके बारे में दिया गया है? ऊन और रेशम। देखो, यून है, देखो, भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। देखो, आप ऐसा जाना कि भेड़ है, बकरी है, याक है, ऊँट है, आ सब जीवा का शरीर पर बाल है, ठीक है। आ जंतुओं का शरीर पर बाल है, और भी बाल आप अक्सर काटता कदे न कदे देखो जरूर है, ठीक है। और भी बाल से आप के तैयार करा, भी से ऊन तैयार करा। तो ये यानी भेड़, बकरी, याक, ऊँट, ये सब क्या है? ये ऊन प्राप्त करने वाले या ऊन प्रदान करने वाले जंतु है, क्योंकि इनका शरीर है वो बालों से ढका होता है। सबके बाल है ऊपर शरीर पर, आप सब देखा। हाँ, तो वो बालों से ढका हुआ जो शरीर है वो मोटी परत वाला है, ठीक है। अब बात यह है कि इनके शरीर पर बाल तो होते ही क्यों हैं? देखो, आप खुद ने लेके देखा तो जब आप एक गर्मी आ जाए तो पतलों से कपड़ों पहन के काम चला लें, लेकिन बठे जब सर्दी को मौसम आवे तो आपने 2-3 कपड़ा पहनना पड़े, या यूँ कहा कि आपने गर्म कपड़ों पहनना पड़ा मोटो, ठीक है। तो बाई स्थिति हो रहा है। यानी जब जानवर है उनके शरीर पर बाल अधिक होंगे और मोटी बालों की परत होगी, तो उनमें वायु आसानी से भर जाएगी। और जब वायु उनमें आसानी से भर जाएगी तो वायु की एक परत बन जाएगी। और वायु क्या होती है? वो उष्मा की कुचालक है, यानी बाहर की जो उष्मा है वो उसके शरीर तक पहुंचने नहीं देती, जिसके कारण वो शरीर है वो गर्म रखेगा, ठीक है। इसलिए ये जो बाल है वो जंतुओं के शरीर को गर्म रखने के काम आते हैं। और जब तेज गर्मी आ जाती है तो ये बाल काट दिए जाते हैं, उनसे रुई तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। जो रोएदार रेशे किस पे होते हैं? जंतुओं के शरीर पर होते हैं। जैसा कि सामने अपने उसी तरह में दिख भी रहा है किस प्रकार रोएदार रेशे हैं वो भेड़ के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देखो, अपने हम खुद के शरीर को ले, देखो, आप अपने शरीर की बात कर लें, आप अपना हाथ का बाल देखा, पग का बाल देखा, अपने सिर का बाल देखा, आप अपने शरीर का अलग अलग जगह का बाल देखा तो वे अलग अलग हुआ, ठीक है। खटे रूखा भी है, खटे मुलायम भी है, खटे मोटा भी है, खटे पतला भी है। यही कि अपने शरीर पर भी भेड़ का बाल भी आप देखा नहीं तो कई भेड़ा के शरीर पर तो खाली त्वचा पर बाल हुआ, और कई भेड़ा के 2 प्रकार का बाल हुआ, एक दाढ़ी का बाल हुआ रूखा सा हुआ और बाकी शरीर पर मुलायम हुआ, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि हमारी तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं। कौन कौन सा रेशा है? एक तो दाढ़ी वाले रूखे बाल हैं भेड़ के, दूसरा त्वचा के निकट स्थित तंतु रूपी मुलायम बाल है। अब दाढ़ी वाले रूखे बाल है वो काम नहीं आते, तो तंतु रूपी जो त्वचा पर मुलायम बाल है उन तंतु रूपी बाल को काट लिया जाता है, ठीक है, और वही कर्तित्यून कहलाती है। अब उन रेशों को हम काम लेते हैं धागा बनाने के लिए, ऊन बनाने के लिए, ठीक है। भेड़ों के कुछ नस्लों से केवल हमें तंतु रूपी मुलायम बाल ही मिलते हैं, ठीक है। यानी कुछ नस्ल भेड़ा की यहाँ की है, बैंक के ऊपर दाढ़ी और बाल हाथी बने हुए खाली मुलायम बाल ही मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे? इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन करते हैं
जिसके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। जहाँ देखो आप अपने घर न लेवा तो आप भी कई जानवर देखा करनी आप वो जानवर राख क्योंकि एक ही औलाद है कि पीढ़ी है वो बढ़िया है। यहीं आप खेती की बात है, खेत में कई पौधा की फसल आप लगावा तो वह बढ़िया होता है कस तैयार हो, तो आप चाहवा कि एक ही फसल आप के बीजा से दोबारा लगावा ताकि के बीज से और बढ़िया फसल तैयार हुए, तो बिना आप चयन करा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है कि भेड़ा ने जो मुलायम बाल वाली भेड़ जन्म देवे बियाल के जंतुआन आप चयन करा। ठीक है, तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़े उत्पन्न करने के लिए जनकों का जो चयन करेंगे वो वर्णात्मक प्रजनन कहलाएगा। यानी हम ऐसी भेड़ों का जनन करवाएंगे जिनके अंदर मुलायम बाल प्राप्त होते हों, हमें रुखे बाल वाली भेड़ों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये अपना कुछ ऊन प्राप्त करने का एक प्रोसेस है। देखिए अब यहाँ चित्र अपने को अलग अलग जानवरों का दिखा रखा है। यहाँ हम देखिए ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं की बात करें, देखो अपने देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम सामान्य तौर पर देखें तो कुछ जानवर हर जगह पाए जाते हैं। जहाँ हमारे दो ऊन प्रदान करने वाले जंतु में हमारे देश के अलग अलग भागों में भेड़ की अनेक नस्लें हैं। ठीक है, अब जो भेड़ की अनेक नस्लें हैं वो भेड़ ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है। यानी खाली भेड़ की नस्लें हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे खाली भेड़ से ऊन मिलेगी ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी अपने ये मान के चलते हैं कि बाज़ार में हमें जो ऊन मिल रही है वो भेड़ की ही मिल रही है, क्योंकि लगभग वो होती भी भेड़ की ही ऊन है। वहीं याक की जो ऊन है वो तिब्बत और लद्दाख क्षेत्रों में मिलती है। ये चित्र रहा याक का, तो याक की ऊन हमें कहाँ मिलेगी? तिब्बत और लद्दाख के क्षेत्रों में मिलेगी। लेकिन भेड़ है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग किस्म की मिलती है। अपन उनकी बात करें तो देखो यहाँ एक अपने को सारणी दे रखी है। ठीक है, इस सारणी के अंदर अलग अलग प्रकार की देखो भेड़ है। जहाँ सबसे पहली भेड़ अपन दे रखी लोही, यानी भेड़ की नस्ल को क्या नाम है? लोही। एक ऊन की क्या खास बात है? कई की ऊन की गुणवत्ता अच्छी है और अमिल्य खटखट है राजस्थान पंजाब, यानी लोही की भेड़ की ऊन अच्छी है, वो पंजाब राजस्थान के क्षेत्रों में मिलती है। दूसरी भेड़ को अपन नस्ल दे रखी है रामपुर बुशायर। एक ही ऊन भूरी है और उत्तर प्रदेश हिमाचल के क्षेत्र में मिल है। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग खासियत। नाली या नली जो भेड़ है वो गलीचे बनाने की ऊन प्रदान करती है और राजस्थान हरियाणा पंजाब आदि क्षेत्रों में अपने को प्राप्त होती है। क्या? भेड़। अब बाखरवाल है जो ऊन की सोल बनाने के लिए या दुसाले जिसको अपन कहते हैं सोल, उनको बनाने के लिए जो बाखरवाल भेड़ है वो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से अपने को मिलते हैं। वहाँ के सोल है बड़े चर्चित भी हैं। मारवाड़ी भेड़ है उसकी जो ऊन है वो मोटी और रुखी ऊन होती है और ये गुजरात के क्षेत्र में भी प्राप्त होती है। पाटनवाड़ी भेड़ है वो होजरी के कपड़ों के लिए, जो गर्म छोटे कपड़े उनको बनाने के लिए काम ज़्यादा आती है और गुजरात के क्षेत्रों में अपने को ये भेड़ की नस्ल मिलती है। इस प्रकार भेड़ों की कुछ भारतीय नस्ल है, उनकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं जिनको अपन अलग अलग क्षेत्रों के अंदर देखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ बात की खाली ऊन का प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत भेड़ ही नहीं है, और भी ऐसे जंतु जिसे हमें ऊन मिलती है। तो हम भेड़ के जब जंतु की बात करें तो हमें बकरी का नाम जरूर आता है। ठीक है, देखो बकरी के आप सब जना आपने सामान्यतः आप बिना गरीब की गा बोलना कि हर गरीब को प्राप्त हो, उसके बाद एक सामान्य जानवर के बकरी है। देखो बकरी भी अलग अलग किस्म की है। ठीक है, देखो बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है, जैसे अंगोरा ऊन अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त करते हैं। अब आप बकरी देख लो, चित्र में दे रखी है अंगोरा नस्ल की बकरी है। ठीक है, अभी का शरीर पर पूरी तरीके से ऊन की तरह बाल लटक रहा है। ठीक है, तो अंगोरा नस्ल की बकरी से अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है और ये जो बकरी है वो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है। कश्मीरी जो बकरी है उसकी त्वचा के निकट मुलायम बाल या फर होते हैं और इनसे बेहतरीन शॉल बनाते हैं और इनको पश्मीना शॉल कहते हैं। यानी कश्मीरी बकरी से ऊन प्राप्त करके जो शॉल बनाए जाते हैं वो पश्मीना शॉल कहलाते हैं। ठीक है, जो पूरे भारतवर्ष में चर्चित है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग हम
ऊन के लिए करते हैं। ठीक है, ये बात अलग है कि जो ऊँट का शरीर है उस पर बालों की मात्रा कम होती है, लेकिन फिर भी उनसे जितने अपने को बाल मिलते हैं उससे हम क्या बना सकते हैं, ऊन बनाते हैं। ठीक है, और ये देखिए हमें और भी अलग तरीके के जीव दे रखे हैं, लेकिन शायद ये चित्र में देखने को मिलते हैं अपने को दक्षिण अमेरिका के हैं। ये दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाला एक जंतु है लामा, ये देखिए लामा है, और एक है एल्पेका, ये हिरण की तरह दिखने वाला क्या है, एल्पेका। तो इनसे भी हमें क्या मिलती है, ऊन मिलती है। तो इस प्रकार देखिए भेड़ से, ठीक है, याक है, बकरी है, ऊँट है, लामा है, एल्पेका है, इन सब से हमें क्या मिलती है, इन सब से हमें ऊन प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमें ऊन किन से प्राप्त होती है ये हमने जान लिया। अब बात आती है ऊन हमें प्राप्त हो गई, लेकिन उस ऊन को हमने रेशों तक कैसे पहुंचाया, उनसे रेशे कैसे प्राप्त किए, ये जानने की बात है। ठीक है, तो देखते हैं कि भेड़ पालन और प्रजनन। ठीक है, देखो ऊन प्राप्त करनी है तो ये मान के चलो कि हमें भेड़ों को पालना पड़ेगा, और भेड़ जब पालेंगे तो उनके बालों को काट कर हम उनको साफ करेंगे और ऊन के अंदर बदलेंगे। तो उसके लिए हमें भेड़ पालन और प्रजनन करना पड़ता है। देखिए हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम आदि के पहाड़ी क्षेत्रों में, या हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानी क्षेत्रों की यात्रा करें। देखिए हम हर क्षेत्र की यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि कुछ क्षेत्रों के निवासी हम इनमें से हो भी सकते हैं, जैसे अपन राजस्थान के हैं। तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें, इन क्षेत्रों में देखें। ठीक है, तो देखें तो गडरियों को, भेड़ों के झुंड को चराते हुए ले जाते हुए देखते हैं। देखो आपा सारा लोग सामान्य आपा सड़कों पर कई बार देखा कि पूरा का पूरा भेड़ा का झुंड है, बेचरवाहा या गडरिया ले जाता अपन दिख जावे। क्यों कि भेड़ वह एक शाकाहारी है और घास और पत्तियां भी इन्हें पसंद है, तो बे मैदाना में बे आराम से खास के, और पहाड़ी क्षेत्र में रहे बन बा पहाड़ी क्षेत्र में घास मिल जाए। तो वो पालने वाले इनको हरे चारे के लिए ले जाते रहते हैं। ठीक है, अब हरे चारे के अलावा देखिए वो दाल, मक्का, जवार, खड़ी क्या है, कब बीज में से तेल निकाल लिया, बी के बाद में जो बीज को भाग बच्चा सुखो भी नापा बोला खड़, जो सामान्य पास जानवर अंधेवा और किताबी भाषा में भी को नाम है खड़ी। ठीक है, तो खली भी अपन इनको खिलाते हैं और खनिज भी इनको दिए जाते हैं। किनको, जानवरों को, भेड़ों को। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है। ठीक है, सर्दियों से बचाने के लिए, और उन्हें पत्तियाँ, अनाज, सूखा चारा है वो खिलाया जाता है। ठीक है, और हमारे देश के देखो अलग अलग भागों में जो भेड़ है उसको हम क्यों पालते हैं, उसको हम ऊन प्राप्त करने के लिए पालते हैं। अब ऊन प्राप्त करना कोई आसान क्रिया नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि हम भेड़ों से ऊन को कैसे प्राप्त करें, तो वो एक लंबा काम है। ठीक है, देखो भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर, भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी क्वालिटी की, अच्छी गुणवत्ता की ऊन हमें प्राप्त होती है। और हमने पहले पढ़ा भी है कि भेड़ों का वर्णनात्मक, ठीक है, वर्णनात्मक प्रजनन करवाया जाता है, यानी पहले उनका अच्छी भेड़ों का चयन किया जाता है और उन्हीं से प्रजनन करवाते रहते हैं, जिससे हमें अच्छी नस्ल की भेड़ें प्राप्त होती रहती है और उनसे हमें अच्छी नस्ल के बाल भी प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अब पाली गई भेड़ पर जब शरीर पर बालों की घनी मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है, बड़े बड़े बाल हो जाते हैं, तब हम उनको काट के अपने पास रख लेते हैं, फिर आगे उनको ऊन बनाने के लिए काम लिया जाता है। अब बात आती है कि हम उनसे ऊन बनाएं तो बनाएं कैसे। ठीक है, देखो यहाँ पूरा ये प्रोसेस अपने को दिया गया है कि भेड़ के बालों से ऊन कैसे बनाई जाए। देखो भेड़ के बालों से ऊन बनाने की एक लंबी प्रक्रिया है। उस लंबी प्रक्रिया के अंदर हमें क्या क्या करना पड़ता है ये देखिए आगे समझाते हैं। इसमें कई चरणों से हमें इसके लिए गुजरना पड़ता है। अब देखो पहला चरण इसमें क्या दे रखा है। ठीक है, देखो भेड़ों के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है, यानी भेड़ों के बालों को उतारते हैं। तो सबसे पहले क्या काम हो गया, उनकी कटाई।
भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए सामान या साधन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ उसके द्वारा काम में ली जाने वाली मशीन के बारे में जिक्र। ठीक है, अब देखिए चित्रों में अलग अलग बातें आपको दिखाई गई हैं। देखो बाल है, तो बाल जब काटते हैं तो हमें देखो किसी प्रकार का दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इनकी परतें हैं वो मृत कोशिकाओं से बनी होती है, इसलिए चाहे हमारे बाल कटवाएं या पशुओं के बाल कटवाएं उसमें कोई दर्द नहीं होता। लेकिन भेड़ों को जब बाल कटवाया जाता है या भेड़ों के जब बाल काटे जाते हैं तो वो गर्मी के मौसम में काटे जाते हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में तो बालों की आवश्यकता उनको बचाने के लिए होती है सर्दी से, तो बालों को गर्मी के मौसम में काट लिया जाता ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी आसानी से जी सके। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं, यानी इन्हीं बालों से हमें क्या मिलता है? ऊनी रेशे। इन्हीं रेशों से हम क्या करते हैं? प्रोसेसिंग करते हैं या उनको साफ करते हैं, उनको संसाधित करते हैं और फिर उनको ऊन के अंदर रूपांतरित करते हैं। जैसे यहाँ देखिए सबसे पहले चित्र के अंदर हमें ये काटना दिखा रखा है, ये व्यक्ति यानी बेदल के बाढ़ जो है वो उसको कर्तन कर रहा है, और यहाँ देखिए ये टंकियों कर उस ऊन को धोने का काम कर रहे हैं। धोने को अभिमार्जन कहते हैं, लेकिन यही देखो मशीनों से भी अभिमार्जन हो रहा है। ठीक है, तो ये पुराना तरीका है और ये आज आधुनिक तरीके में काम आ रहा है। ठीक है, तो देखिए तो पहला चरण हो रहा है ऊन को काटना। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम भी जब अपने बाल कटवाते हैं, अपन सारा देखो बाल कटवाएड़ा, हाँ, तो आपने भी बाल कटाता थे, हम दाढ़ी बनाता थे, हम यानी कोई काम में बाल हटावा तो अपने शरीर पे कोई दर्द को नहीं, क्योंकि बा एक मृत कोशिका की स्थिति है, तो ये मृत कोशिका से बने होती है, इसलिए न अपने को कोई दिक्कत होती है न जानवरों के शरीर पर बाल काटते समय कोई दिक्कत होती है, और निश्चित समय बाद या कुछ समय बाद ही वापस आ जाते हैं जैसे हमारे आते हैं। तो पहला काम हो गया उनको काटना, किनको? बालों को काटना। अब देखिए दूसरा है धुलाई। देखो त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धो लिया जाता है। जब इसको अच्छी तरह से धोते हैं तो भाई उनकी चिकनाई, धूल, गर्द या गाद इनके अंदर जो मिली होती है वो सारी निकल जाती है। तो इनकी धुलाई करने की जो प्रक्रिया है उसको हम अभिमार्जन करते हैं, जो पहले हाथों से की जाती थी और आजकल अभिमार्जन है वो मशीनों से किया जाता है। ये देखो पहले हाथों का दिखा रखा है और बाद में हमने ऊपर देखा था ये मशीनों का काम भी दिखा रखा है, तो वो मशीनों से भी काम होता है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कर लिया? अभिमार्जन कर लिया, और इन चित्रों के नीचे में पूरा प्रोसेस भी दिखा रखा है, ये देखिए। ठीक है, यानी रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रिया को निम्न प्रकार हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, पहला ऊन की कटाई है, फिर अभिमार्जन है, फिर छंटाई है, फिर बर की छंटाई है, रंगाई है, रीलिंग है। अब ये बर क्या है ये इसे हमें आगे पता चलेगा। ठीक है, तो हमने इसका क्या कर लिया? अभिमार्जन या धुलाई कर ली है, छंटाई कर ली है। ठीक है, थोड़ी सी बात यहाँ देखिए, देखो व्यवसायिक संकट के बारे में। ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविका का एक साधन है। ठीक है, इससे लोगों की रोजी रोटी चलती है, लेकिन छंटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा है। जो ऊन की छंटाई करते हैं वो बड़ा जोखिम भरा काम है, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, उस जीवाणु से उनका इन्फेक्शन हो जाता है, और ये जो संक्रमण है वो घातक रक्त का रोग है। अब घातक रक्त रोग होगा जिसे सॉर्ट्स रोग कहते हैं, यानी एंथ्रेक्स जीवाणु से जो रोग हो जाता है वो सॉर्ट्स रोग कहलाता है। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिम को झेलना, यानी कोई कारीगर ऐसे रोग से ग्रसित होता है तो उसे व्यावसायिक संकट कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? पहला काम था उसको काटना, दूसरा छांटना या अभिमार्जन करना। कटाई और धुलाई। अब है उसको छंटाई। देखो अभिमार्जन करने के बाद यानी उसको धो देने के बाद उसकी छंटाई होती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में बेच दिया जाता है, जहाँ विभिन्न
गठन वाले बालों को छांटा या अलग किया जाता है। तो तीसरा काम हो गया उनको छांटने का। अब चौथा काम कौन सा हो रहा है, देखिए ये है सुखाने का काम। ठीक है, सुखा के उनको छांटते हैं। अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है। पहले उनको काटा है, फिर उनको धोया है, फिर उनको छांटा है, अब देखिए उनको सुखाया है। यानी बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में छोटे छोटे कोमल और फूले हुए जो रेशे होते हैं उनको निकाल लिया जाता है। ये फूले हुए छोटे कोमल रेशे क्या कहलाते हैं, बर कहलाते हैं। ठीक है, देखो आप सामान्य रूप में बन क्या रोया आपने कई बार कपड़ा के ऊपर है वो गोल गोल बिंदी सी ऊपर उठ जाए, आप अभी रू कवा ए रू है आपने ऊन के कपड़ा पर या यो का स्वेटरा पर ऊपर है, तो बोई के वो पूरा बर है। ठीक है, यानी छोटे छोटे कोमल और फूले वरे से क्या कहलाते हैं, बर कहलाते हैं। और ये वही बर है जो कभी कभी अपने स्वेटरों पर कपड़ों पर इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये अलग कर दिए जाते हैं। बर अलग करने के पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन किया जाता है, धोया जाता है, फिर सुखा लेते हैं। इस प्रकार जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है, यानी जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे ही धागों के रूप में काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वो हम ऊन के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, नहीं बर को अलग कर दिया हमने। अब बर को अलग करने के बाद क्या होता है, रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। ठीक है, अब जो रेशे प्राप्त हो गए उनको हम रंगते हैं अलग अलग रंगों में, क्योंकि भेड़ या बकरी से जो भी हमें ऊन मिलती है वो या तो काली होती है या भूरी होती है या सफ़ेद होती है, उनको हम अलग अलग रंगों में रंग लेते हैं। अब उनको रंगने के बाद का जो अंतिम काम आता है वो देखिए क्या है। देखो अंतिम चरण है रीलिंग। ठीक है, रंगाई के बाद है रीलिंग। अब रेशों को सीधा करके सुलझा देते हैं। ठीक है, अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं, जिसमें रेशों को सीधा करके सुखाया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाते हैं। ठीक है, लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में, यानी लंबे रेशे होते हैं उनको स्वेटर की ऊन के रूप में, और जो छोटे हैं उन रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में काम ले लिया जाता है। यानी लंबे रेशे हैं उनको तो काटकर स्वेटर की ऊन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और जो छोटे रेशे हैं उनको क्या करते हैं, ऊनी वस्त्र बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए हमें ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता देखिए क्यों होती है। देखो इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि हम कपड़े पहनते हैं, उन कपड़ों से हम उतने ज़्यादा गर्म नहीं रह पाते। क्यों नहीं रह पाते, क्योंकि उनमें मोटापन या यूँ कहें कि उनके बीच हवा नहीं भर जाती। सूती कपड़ा है वो हमें सर्दियों में गर्म नहीं रख पाता ज़्यादा, क्योंकि वो सूती कपड़े में ज़्यादा जगह नहीं होती, इसलिए उनके बीच हवा नहीं भर जाती। और वहीं ऊनी कपड़ा है वो क्या करता है, उसके अंदर जगह होती है, उसमें हवा भर जाती है। हवा कुचालक आवरण बना के अपने शरीर को गर्म रखती है, जबकि वो कुचालक आवरण हवा का सूती कपड़े में नहीं बन पाता। तो इस पार्ट के अंदर इतना ही करेंगे। अगले पार्ट के अंदर हम देखेंगे रेशम कीट का जीवन चक्र, धागा तैयार करना। धन्यवाद।